वतन की मिट्टी गवाह रहना। मेरे ख्याल में अगर आप मेरे प्रोग्राम देखें तो मैं हमेशा पाकिस्तान का झंडा बिल्कुल लगा होता है, और ये झंडा मैंने आज नहीं उठाया, मैं हमेशा ये झंडा, क्योंकि मुझे इसकी कदर पता है। जो सब्ज हिलाली परचम है, इसमें जो सब्ज रंग है, इसमें हमारे बहुत से शहीदों के खून की लाली शामिल है, और हमें उसकी कदर करनी चाहिए। और ये वो मकासद है जिस आप एक शहीदों की फैमिली से बिलोंग भी करते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत से हमारे जवान शहीद हुए। बताए ना, क्या बताएंगे कि हमने डीलें की, हमने चोर दरवाजे से इक़्तिदार लिया, हमने वोट को इज्जत दो का बयानिया जो मरियम नवाज ने बनाया था दफन किया, जो चे गुवेरा नवाज शरीफ बना हुआ था, हमने केसेस के लिए NRO2 हमने उस पर सील लगाई, हमने ये डीलें की थी। हमने ये डील की थी कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम जिस दिन उस पर फर्द जुर्म आयद होना था कि फर्द जुर्म आयद नहीं होगी और इसको बचा लिया जाएगा। हमजा शहबाज को हमने बनाना है। जो कुछ पंजाब असेंबली में 8 मार्च के बाद जो प्रोसेस शुरू हुआ, जहांगीर तरीन को मिला लो, अलीम खान मिला लो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी, बताएं फिर सारी खुल के डीलें क्या हुई हैं। ये समझते हैं कि अवाम जो है बेवकूफ है। इस वक्त अवाम ने बड़ा जोर से बता दिया है निकल के, और पूरे पाकिस्तान में, एक जगह पे नहीं, पूरे पाकिस्तान में, खैबर से लेके कराची तक हर सूबे में अवाम ने बताया है और बड़ी जोर से बताया कि करप्शन हमें काबिल कबूल नहीं है। जो भी ये बंद कमरों में डीलें कर रहे हैं, जिन्होंने भी इनके साथ डीलें की हैं, इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है लोहे के चने बनने के वाली मोमेंट पे दोबारा उस पे वापस जाके कि जी हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे, तो नवाज शरीफ ये बता देगा तो नवाज शरीफ लड़ लेगा। नवाज शरीफ पे आके ये सारे कवानीन खत्म होने चाहिए, और जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा है, जो ये मंडियां लगाते हैं 1988 से, छांगा मांगा से इन्होंने ये काम शुरू किया, आज तक चल रहा है। सिंध हाउस में ये चीजें रिपीट हुई। हमारे बच्चों का क्या यही मुस्तकबिल है कि यहाँ करप्शन चलती रहेगी और उसकी कीमत हम देते रहेंगे? हमारे बच्चों का यही मुस्तकबिल है कि 60% आबादी जो है वो करप्शन गुर्बत की सतह से नीचे रहेगी? हमारे बच्चों का ये मुस्तकबिल है कि वो स्कूल नहीं जाएंगे और इनके बच्चे वहां पे फिर तस्वीरें आती हैं जी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से वो निकल के आ गए और बड़ी कामयाबियां उनको मिल गई हैं। कहां से आता है ये पैसा? ये मेरा, आपका, अवाम का पैसा है जिसपे ये सारा खिलवाड़ खेलते हैं, बंद कमरों में डीले करते हैं। इनके चेहरे जिस तरह बेनकाब हुए इस साजिश में नून लीग के, जो इन्होंने अपना बयानिया दफन किया, इनको अब पंजाब में भी जगह नहीं मिलेगी। और जरदारी साहब जो कल वहां पे बैठे हुए थे, सबसे ज्यादा खतरा ये कि सिंध में ये हालात ना बन जाए तो सिंध के इंतखाबात से ये भागे, NA 245 से ये भागे, लोकल इलेक्शन से वहां पे भागे। किस लिए भागे? कि नजर आ रहा है कि एक वेव आई हुई है, पाकिस्तानी कौम जो है इस वक्त टोटली डिफरेंट मूड में। सवाल आता है कि वो कौन था? वो कौन था जिसने इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट के बयान से कबल ही अमरीकी अखबार को कहा कि अमरीका को पाकिस्तानी अड्डे देने के मामला तय हो गए हैं? वो कौन था जिसने मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया? वो कौन था जिसे अमरीका पाकिस्तान में रिजीम चेंज करने का कह रहा था? कौन था जिसने डॉक्टर रिजवान, शहबाज गिल, शहजाद अकबर और आजम खान के नाम स्टॉप लिस्ट पर डालने का हुक्म दिया, जबकि उस वक्त कोई वजीर आजम मौजूद नहीं? के बयान देते खुद अपना मजाक उड़ाते हैं जो कि बन रहे हैं। क्या फौज को मुदाखलत करनी चाहिए सियासत में? फौज को मुदाखलत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होता, उसका प्रोफेशनल रोल होता है। लेकिन पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली जो तारीख है, जिसका कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने भी जिक्र किया कि 1970 के बाद से इस मुल्क में क्या हो रहा है, वो तारीख सबके सामने रिकॉर्ड है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं फौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। फौज का जो अपना किरदार है आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ वो किरदार होना चाहिए जो कि मुल्क का दिफा है, जो मुल्क की सिक्योरिटी है। उसके अलावा जितने फैसले हैं, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है जिसकी बाकायदा डेफिनेशन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और सबसे बुनियादी उसका जो पीएमएल में पाकिस्तान के शहरी वो बनाते हैं, स्टैब्लिश करते हैं ये ऑर्डर, उन्होंने ये फैसले करे। कोई स्टेट अपने आप को ना समझे कि जी कोई इदारा स्टेट है या कोई शख्स स्टेट है। पाकिस्तान के अवाम जो है वो तमाम ऑर्डर स्टैब्लिश करते हैं। आपके ख्याल में रियासत चोर है? थैंक यू। रियासत चोर है? यार ये मुझसे ना पूछे, इसका आप जवाब दे। रियासत चोर है? मीर जाफर कौन है? कौन है? नाम ले है ना, तारीख है ना, मीर जाफर की तारीख है ना। आप ये बताएं, तारीख को आप मसक कर सकते हैं? पाकिस्तान स्टडीज में आप पढ़ाते हैं। शायद से माजरत के साथ, सरे आईना शहबाज शरीफ है, पसे आईना कोई और है। सरे आईना PDM की हुकूमत है, पसे आईना कोई और है। सरे आईना बिलावल भुट्टो वजीर खारजा है, पसे आईना कोई और है। सरे आईना मौलाना फजल रहमान की हुकूमत है, पसे आईना कोई और है। और जो आवाम की रियासत नीम शब को सुबह न मिल सकी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कासिद कोई और जो होते हैं रास्ते में वो हैरान हो जाते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओहो ये क्या हो गया कि बादशाह सलामत अपने दरबानों के साथ आ गए, और उन्हें नजर आ रहा है कि जनाब बादशाह जो अपने कह रहा था कि नए कपड़े पहन के आएगा, कि बादशाह ने तो कपड़े ही नहीं पहने हुए। अब बच्चे नाज़रीन बड़े मासूम होते हैं,
انوسینٹ ہوتے ہیں انہیں جو آداب ہوتے ہیں کہ دربار کے آداب کیا ہیں، شاہی آداب کیا ہیں، جی حضوری کیسے کرنی ہے، جی حضوری کر کے نوکریاں کیسے اپنی پکی کرنی ہے، بچوں کو تو یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی. بچے بہادر بھی ہوتے ہیں، نڈر بھی ہوتے ہیں، معصوم بھی ہوتے ہیں. تو ایک بچہ وہاں پہ کھڑا تھا، بچے نے زور سے آواز لگائی بادشاہ ننگا ہے، اور پورا جو کراؤڈ تھا، پورا مجمع تھا، لوگ تھے، ان سب نے کہنا شروع کر دیا واقعی ہو یہ کیا ہو گیا، واقعی بادشاہ ننگا ہے. اور بادشاہ شرمندگی سے منہ چھپاتا پھرتا رہا. تو ناظرین یہ کہانی تھی، یہ فولکلورز ہیں، ڈینش آتھر ہیں، ڈنمارک کے آتھر ہینس کرسچن اینڈرسن، ان کی لکھی ہوئی کہانی ہے. اس کہانی کا پاکستان سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کے حالات سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان نے آج بھی ٹیکسلا میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم بہت باشعور ہے. اب اس میں سے آپ نے جو اپنی انٹرپریشن نکالنی ہے میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. یہ صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا انتہائی ادب کے ساتھ، محترم چیف جسٹس صاحب میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے بھی آپ کو ایک خط لکھا تھا، اور یہ خط جب میں نے آپ کو جب لکھا تھا اس کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہے معزز چیف جسٹس صاحب 12 جولائی 2022، اور اس پر جو رجسٹرار تھے یہ ریسیو بھی ہوا تھا، اور سپریم کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے دفتر میں انہوں نے یہ ڈیلیور بھی کر دیا تھا. اور اس خط میں میں نے آپ کو معزز چیف جسٹس صاحب کو ناظرین بتایا تھا، اور یہ میں آپ کے سامنے اس خط کا یہ عکس رکھ رہا ہوں کہ میرے پاس انتہائی معتبر ذرائع سے یہ معلومات آئی ہیں کہ کچھ شرپسند عناصر انہوں نے مجھے جعلی مقدموں میں ملوث کرنے کا پلان بنایا ہے. نہ صرف مجھے، دیگر صحافیوں کو بھی انہیں اغوا کرنے کا، ان کو جبری طور پہ گمشدہ کرنے کا یا انہیں مارنے کا، اور یہ پلاننگ کی ہے چند شرپسند عناصر نے. تو معزز چیف جسٹس صاحب یہ میں نے آپ کو 12 جولائی کو یہ خط آپ کو بھیجا تھا، اور اس میں نے استدعا کی تھی کہ مجھے انصاف چاہیے اور مجھے عدالت کی پروٹیکشن. یہ سارا سلسلہ شروع کیسے ہوا، ایک ہی وقت میں کون تھا، اور کچھ تو اتنی جلدی میں FIRs ہوئی. یہ ساری چیزیں شروع کہاں سے ہوئی تھی، وہ ایویڈنسز میں آن ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں. جس شخص کی طرف سے شروع ہوئے تھے وہ ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، اور جو دھمکیاں آئی تھیں میں نے آج آنریبل چیف جسٹس کے سامنے بھی رکھی. میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں کیس ختم ہو تو آپ کے سامنے اس کے اور حقائق بھی لائیں گے، زندگی رہی تو آپ سے شیئر بھی کریں گے. اس کے سینئر اینکر پرسن ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا ان کی شہادت کی اطلاعات آ رہی. محفوظ رہے تیری آن صدا، چاہے جان میری یہ رہے نہ رہے. میری زمین محبوب میری، میری نس نس میں تیرا عشق بہے، پھیکا نہ پڑے کبھی رنگ تیرا جسموں سے نکل کے خون کہے. تیری مٹی میں مل جاواں گل بن کے میں کھل جاواں، اتنی سی ہے دل کی آرزو، تیری ندیوں میں بہہ جاواں. بہت اچھا سا میرے بیٹے کا آپ نے جنازہ دیا، پھولوں سے لگا ہوا بھرا ہوا جنازہ دیا. یا رب تو خود اسے، یا رب تو خود اس بندے کو سزا دے جس نے اتنا ظلم کیا. یا رب تو خود اسے، یا رب تو خود اس بندے کو سزا دے جس نے اتنا ظلم کیا. سرسوں سے بھرے کھلیان میرے، جہاں جھوم کے بھنگڑا پا نہ سکا، آباد رہے وہ گاؤں میرا جہاں لوٹ کے واپس جا نہ سکا. او وطنا میں میرے وطنا میں تیرا میرا پیار نرالا تھا، قربان ہوا تیری عصمت پہ میں کتنا نصیبوں والا تھا. تیری مٹی میں مل جاواں گل بن کے میں کھل جاواں، اتنی سی ہے دل کی آرزو،
तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों। लियाकत अली को नहीं मिला इंसाफ, बाकी जो बीबी को नहीं मिला, इन सबको नहीं मिला। यही लोग हैं ना जो बैठे इंसाफ देने वाले। तो अल्लाह करे हमें इंसाफ। ये वो अल्फाज हैं जो मेरे अब्बा ने पिछले साल 14 अगस्त के लिए रिकॉर्ड करवाए थे। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे तो देखा ही होगा, लेकिन इस साल मैं आज वही अल्फाज दोबारा दोहराने लगा। 14 अगस्त तारीख की सबसे बड़ी हिजरत, सबसे बड़ी कुर्बानी का दिन, अहदे वफा निभाने का दिन। शुक्रिया पाकिस्तान की करोड़ों अवाम का जो अपने हक के लिए खड़े हुए लेकिन किसी के सामने झुके नहीं। शुक्रिया पाकिस्तान की करोड़ों अवाम का जो एक आवाज बने, एक साज बने। शुक्रिया मेरे मजदूरों, किसानों, बच्चों, बुजुर्गों और जवानों, एक नए इम्कान की जानिब, एक नई उड़ान। शुक्रिया पाकिस्तान। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।